काशिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश। और आप जानते हैं कि इस शो में हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज डिस्कस करते हैं। आज जो हेल्थ इशू हमने चुना है आपके लिए वो बड़ा कॉमन सा है, यानी हाथ सुन हो जाना। अब ये क्या वाकई बीमारी है, इसकी वजूहत क्या हैं, क्या अलामात होती हैं, क्या ट्रीटमेंट है और साथ साथ हम कौन सी मेडिसिन इसमें ले सकते हैं, डॉक्टर इनाम दानिश से जानेंगे जो स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलूँ, आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि ये हाथ सुन हो जाना क्या वाकई कोई बीमारी है? जी आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन होता है, पेशेंट जो आ रहा होता है वो सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम के साथ नहीं आ रहा होता है, उसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब हाथ सुन हो रहे हैं, या सेंसेशन है, बर्निंग है, टिंगलिंग जिसको हम कहते हैं, चैंटियाँ काट रही हैं, जलन हो रही है या हाथ सुन हो रहे हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो हमें ये देखना होता है कि ये इन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट है जो हम दे रहे हैं, या पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है। तो आज यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि हाथ सुन क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या होती है? देखिए, जहाँ तक इसकी वजूहत का ताल्लुक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जिसको हम कहते हैं, सर्वाइकल के जो स्पाइन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। आजकल ये बहुत कॉमन है सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जिसकी बड़ी वजह स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, यानी कि आप जो कंप्यूटर पर बैठे होते हैं या ऊंचा तकिया ले रहे होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जिनकी वजह से गर्दन की जो पोस्चर है, गर्दन की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ होती है ऐसे करके। यही वजह है कि जब गर्दन की ये मोर की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को हाथ में नमनेस फील होती है, सुन होने लग रहा होता है। दूसरी वजह वो कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि यहाँ पे एक नर्व होती है, मीडियन नर्व, इस जगह पे जहाँ से हमारी हथेली स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे ये नर्व कंप्रेस होती है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ख़ासतौर पे ये कार्पल टनल सिंड्रोम ही आज हमारा मेन टॉपिक है। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम कि वहाँ पे भी नर्व प्रेस हो रही है, और यहाँ पे कार्पल टनल जो है यहाँ पे भी नर्व प्रेस हो रही है। इसके अलावा कुछ मेडिकल डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम हैं, जिनकी वजह से ये होता है, जैसे कि नर्व डैमेज हो रही होती है, जिसमें डायबिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डायबिटिक पेशेंट में तकरीबन 50% लोगों में किसी न किसी तरीके से नर्व की प्रॉब्लम होती है। इसी तरह थायराइड का इशू है कि जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको भी इसी तरह होता है कि ये नमनेस जो है फील होती है। विटामिन डेफिशिएंसी, जिनमें ख़ास तौर पर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, B1, B6, B12, विटामिन ई बहुत सारे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम होती है। इसे हम कहते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, यानी कि जो नर्व हैं, जो आसाब हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो जिसमें एक बड़ी वजह जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी भी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई और वजूहत भी होती हैं हाथ सुन होने की? इसकी और बड़ी वजह के अंदर एक चीज़ होती है, वेस्कुलाइटिस कहते हैं, कि जो हमारी स्मॉल आर्टरीज़ हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन होता है और वो जो नर्व्स की तरफ जा रही होती हैं, तो वेस्कुलाइटिस की वजह से भी नमनेस फील हो रही होती है। इसी तरह सोने के अंदर हाथ की पोजीशन डिफरेंट होती है, उसकी वजह से भी लोगों को स्लीपिंग नमनेस होती है। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे ख़ास तौर पे मेट्रोनाइडाजोल फ्लैजिल के नाम से आती है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये मेडिसिन है, ये भी कर रही होती हैं। और जिन्हें जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से नमनेस फील होती है। तो अगर मैं रैपिडली इसको रिपीट करूं तो सर्वाइकल से स्टार्ट करते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि शुगर की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म, B12 की वजह से होती है, वेस्कुलाइटिस है। एक और चीज़ है जिसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, कि जब हम किसी ठंडी जगह पे हाथ डालते हैं या सर्दी के मौसम में, हमारी खून की नालियाँ खुद ब खुद श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। उसकी वजह से भी नमनेस फील हो रही होती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से
हम ख़ास तौर पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम को। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश और आज हाथ सुन हो जाना हमारा हेल्थ इशू है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब की से। और आज वजूहात पर हमने बात की। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने वजूहात के दौरान कार्पल टनल सिंड्रोम का जिक्र किया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हाथ सुन होने में इसकी भी कोई वजह होती है? इसके हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ख़वातीन में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो रिस्ट है, कलाई जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक हमारी नर्व है, जो नस है, एंटर हो रही है हाथ के अंदर इस जगह पे। ये सप्लाई करती है अंगूठे को, इस फिंगर को, बड़ी फिंगर जो है इसकी, और ये जो तीसरी वाली फिंगर है इसका हाफ पोर्शन ये कह लें, ये तीसरा। तो 1 2 3 और ये हाफ इसका जो है, तो इसको ये सप्लाई कर रही होती है। ये नर्व यहाँ पे प्रेस हो जाती है, जहाँ से गुजर रही होती है एक टनल के अंदर से, एक सुरंग के अंदर से, जहाँ पे टेंडन्स होते हैं, तो यहाँ पे ये प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये नर्व प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती और हाथ में फीलिंग होती है नमनेस की, जिसे हम कहते हैं, या बर्निंग की होती है। ख़ास तौर पे जब सुबह सो के उठते हैं उस वक्त ज़्यादा बर्निंग होती है, ड्राइविंग करते हैं उसके अंदर बर्निंग ज़्यादा होती है, अगर लिखते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और जब कुछ लोगों में सेंसेशन का इशू ज़्यादा होता है जिसको हम पैरेस्थीसिया कहते हैं, कि ये एबनॉर्मल सेंसेशन होती हैं, और कुछ लोगों में मोटर प्रॉब्लम होती है, यानी कि वीकनेस हो जाती है, ग्रिप कम हो जाती है, कि वो कप होल्ड नहीं कर सकते हैं, कप नहीं पकड़ सकते हैं, ग्लास नहीं पकड़ सकते हैं, तो चीज़ें पकड़ नहीं सकते हैं, उनकी ग्रिप जो है वो कम हो जाती है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम नर्व के प्रेस होने की वजह से होती है। अब ये है कि वो क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये नर्व प्रेस होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से ये यहाँ पे स्वेलिंग होती है टेंडन्स के अंदर और नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म उसके अंदर बहुत कॉमन है, ये इस ओबेसिटी के अंदर ओवरवेट होने की वजह से, या जिन्हें जोड़ों की गठिया जिसको कहते हैं, जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसकी वजह से भी होता है। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कॉमन है ये। और इसके अलावा जो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि जो कलाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा टाइपिस्ट होते हैं। हाथ की ये एक नॉर्मल पोजीशन है, अगर हम हाथ को ज़्यादा ऊपर की तरफ ऐसे करें, स्ट्रेच करें, तो ये नर्व ज़्यादा कंप्रेस होती है। तो जो टाइपिस्ट होते हैं वो इसी तरह टाइप करते हैं, इस तरह का। तो ये हथेली नीचे होती है, तो इस तरीके से करके, तो ये हाइपर एक्सटेंशन जो इसे कहते हैं रिस्ट की, कि रिस्ट जो है वो पीछे की तरफ अगर आप ज़्यादा एक्सटेंड करें इस पोजीशन के अंदर, तो नीचे की तरफ करें तो भी होता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ऊपर का। तो बहुत ज़्यादा कलाई को जो यूज़ करते हैं, तो टाइपिस्ट हैं, उनको बहुत कॉमनली ये होता है। घर की ख़वातीन जो है, जो ज़ाहिर जो हंडिया में चम्मच चलाते हैं, तो उसके अंदर भी रिस्ट की पोजीशन इसी तरह होती है। आटा गूंदने के अंदर भी यही पोजीशन हो रही होती है, तो उनको भी ये होता है। कपड़े धोना, पोछा लगाना, घर की सफाई कर, तो ख़वातीन के अंदर ये चूँकि हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये रिपीटेडली जब हाथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी वजह से ये ट्रॉमा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सिंड्रोम को कैसे डायग्नोज करते हैं? जहाँ तक डायग्नोसिस का ताल्लुक है, तो जब पेशेंट आके कंप्लेन करता है तो हम पहले तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं। ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि पेशेंट को शुगर है या नहीं है। जितनी शुगर ज़्यादा होती है उतना ही चांसेस हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। इसी तरह ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है, हाई है, तो होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें तो ये कम हो जाता है, शुगर कंट्रोल करें तो कार्पल टनल कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म है, अगर उसको आप थायराइड को कंट्रोल कर लें तो ये इसी तरह है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि गठिया की बीमारी। कहने का मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम कर रही हैं, ख़ासतौर पर डायबिटीज़, उन प्रॉब्लम्स को एक तो पहले आइडेंटिफाई करना, पहचानना, फिर उनको कंट्रोल करना। उनके कंट्रोल से ऑटोमेटिकली ये नर्व कंप्रेशन कम हो जाती है। शुगर को कंट्रोल करें तो ऑटोमेटिकली नर्व कंप्रेशन कम बेहतर हो जाती है और पेशेंट बेहतर फील करने लगता है। फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट कराते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी कहते हैं। ये न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं और उनके टेक्नीशियन कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राम और
नर्व कंडक्शन स्टडी जो है, तो इससे कंफर्म हो जाता है जब यहाँ पे वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास करते हैं, तो ये जो मीडियन नर्व है जो यहाँ से प्रेस हो रही है, इसके अंदर से प्रॉपरली कंडक्शन नहीं होती, यानी कि ये प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही होती। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इससे हम डायग्नोसिस करते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी से। जी, आपने डायग्नोसिस के हवाले से तो बता दिया, लेकिन कार्पेट टनल सिंड्रोम का इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट पर ज़रा रोशनी डालिएगा। ट्रीटमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, कि अगर ये कार्पेट टनल शुगर की वजह से हो रही है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, हाइपरथायराइडिज्म है उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, ओवरवेट है तो वेट कम करें, आर्थराइटिस है तो उसको कंट्रोल करें, हाथ की पोजीशन अगर है तो उसको करें, टाइपिस्ट हैं तो उनको मना करते हैं कि भाई आप टाइपिंग वगैरह ना करें या आप चेंज कर लें। इसी तरीके से मॉनिटर को हम कहते हैं कि आई लेवल के ऊपर लेके आएँ ताकि नेक की पोजीशन सही हो, तकिया पत्ता कर लें, नेक का कॉलर लगा लें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सर्वाइकल के लिए और हाथ के लिए हो सकती हैं। ख़वातीन को अवॉइड करना चाहिए कि अगर इनको ये प्रॉब्लम है तो हंडिया ना पकाएं, आटा मत गूंदें, बर्तन ना धोएं, कपड़े ना धोएं, क्योंकि कपड़े निचोड़ने में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें हम जिनको अवॉइड कर सकते हैं ये करते हैं। इसे हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना, यानी कि जिन वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है उन वजह को आप ख़त्म करें तो इसके चांसेस बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेज़ हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं कि आप इसको हाथ उंगलियों को जितना खोल सकते हैं इस तरीके से करते रहें, खोलते रहें और फिर इसको स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचिंग ये तो ये फिजियोथेरेपिस्ट आपको अगर चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा फिजियोथेरेपी करवा लें, देख लें कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कराते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें कोल्ड भी होता है, यानी कि आइस रखते हैं नर्व के ऊपर, यहाँ पे जिस जगह पे ये नर्व है मीडियन नर्व, यहाँ पे आइस बैग रख देते हैं, उससे भी कूलिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम होता है और पेन कम हो जाता है। कुछ लोग हीट लगाते हैं कि हीट की वजह से भी कम हो जाता है। तो आइस बैग है, हीट है, एक्सरसाइजेज हैं, तो डिफरेंट इन सब से। फिर ये कि थोड़ा बहुत अगर पेन किलर कोई जेल ले लें उसका मसाज भी कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्प्लिंट है, कि इसको कहते हैं रिस्ट स्प्लिंट। रिस्ट स्प्लिंट एक ख़ास यानी कि एक चीज़ है जिसकी वजह से यानी कि हाथ को इमोबलाइज कर देता है कि रात में, ताकि हाथ ना यूं हो ना ये, कि सोते हुए आपको मालूम नहीं होता है। तो जब हाथ एक न्यूट्रल पोजीशन पे ऐसे रहता है तो सुबह जब उठते हैं काफ़ी हद तक नमनेस कम हो जाती है, जो सुनपन है वो कम हो जाता है। तो रिस्ट स्प्लिंट बहुत इफ़ेक्टिव है, बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। अगर कुछ भी नहीं है जो घर पे बनाने का तरीका है, एक छोटा सा गत्ता लें या जो फ्रूट की पेटी होती है उसका एक लकड़ी ले लें, उस पर कपड़ा लपेट के और यहाँ पे बांध के हाथ को बांध लें ताकि हाथ ये सीधा रहे। बाकी मार्केट में तो अभी हर जगह मेडिकल स्टोर पे रिस्ट स्प्लिंट अवेलेबल है। अगर हाथ सुन हो रहा है तो कोशिश ये करें कि आप खुद ही मेडिकल स्टोर पे जाएं, रिस्ट स्प्लिंट लें और पहन लें रात में, सुबह देखें आपको कितना रिलीफ मिलता है। जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है तो अच्छा सर, ये बताइए कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, थोड़ी रहनुमाई करेंगे आप इस सवाल? अब जैसे देखें ये एक रिस्ट स्प्लिंट है और इसको हम रात सोने से पहले पहन लें, ऐसे करके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हाथ फिक्स हो गया न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर, ना आप हाथ को मोड़ सकते हैं ऐसे ना ऐसे। तो रात में 6-8 घंटे जितनी देर नींद कर रहे हैं, अगर हाथ एक पोजीशन पे रहेगा और ना ये टर्न होगा ना इधर ना इधर, तो नर्व को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। ये अवेलेबल है हर मेडिकल स्टोर पे, आप जाके रिस्ट स्प्लिंट कहें। तो जब भी नमनेस फील करें कि हाथ अगर सुन हो रहे हैं तो पहला ये कि खुद ही जाके रिस्ट स्प्लिंट लेके बांध लें, देखें कि आपको कितना रिलीफ मिलता है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं? जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है तो मेडिसिन भी इसके अंदर इफ़ेक्टिव हैं। पेन किलर जो कॉमन पेन किलर घर पे अवेलेबल होते हैं, कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। और प्रीगैबलिन कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि
नर्व के कंडक्शन को ये बेहतर करती हैं, पेन काफ़ी कम होता है। यानी कि आताप एक पेन किलर आम जो पैराडोल या पैरास्टामोल की तरह होते हैं, मगर एक आताप के लिए जो पेन को बेहतर करते हैं वो आमतौर पर प्रीगैबलिन हैं। इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। रिटैरिक जैसे एक ब्रांड है, मैं कॉमनली रिटैरिक लिखता हूँ, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो बहुत सारे इसी तरीके से ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो जेल का मसाज भी कर सकते हैं, और अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो फिर स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी यहाँ पे लगवा सकते हैं। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही लगाते हैं, तो ये उनका काम है कि स्टेरॉयड के इंजेक्शन। मेजॉरिटी ऑफ केसेस यानी कि मोर देन 90% केसेस लोगों को रिलीफ मिल जाता है कि लाइफस्टाइल चेंज करें, हाथ की पोजीशन सही कर लें, सर्वाइकल को बेहतर करें, रिस्ट की पोजीशन को सही करें, जो इसकी डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करें, और साथ में कुछ पेन किलर ले लें, रिटैरिक ले लें। इस तरीके से करके वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके बावजूद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा नमनेस, बर्निंग फील होती है, तो उनको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी में भी दो तरह की होती है, एक ओपन सर्जरी होती है, एक एंडोस्कोपिक होती है। ओपन सर्जरी में यही होता है कि इस जगह पे वो कट लगा के और जो टेंडन वो प्रेशर डाल रहे होते हैं नर्व के ऊपर, उसको रिलीव कर देते हैं। एंडोस्कोपिक के अंदर वो छोटे होल होते हैं, होल के करके और वो इस तरीके से कर लेते हैं। तो दोनों तरह की सर्जरी होती है। तो अमूमन लोग डरते भी हैं, मगर आम तौर पे इसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। अमूमन जो सर्जरी होती है वो लोग कराते हैं जिनके मसल वेस्टिंग शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक पेन का ताल्लुक है, बर्निंग का है, वो तो मेडिसिन से और इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर वेस्टिंग शुरू हो जाए, मसल वीक शुरू हो जाए कि आप ग्रिप नहीं कर सकते हैं, कप होल्ड नहीं कर सकते हैं, ग्लास नहीं पकड़ सकते हैं, चीज़ें गिर हाथ से छूटने लगती हैं, बटन अपने बंद नहीं कर सकते हैं, तो फिर और ये हाथ पे नज़र आ रहा होता है कि जो ये गोश्त उभार होता है हाथ का, अगर ये वेस्टिंग हो जाए, यहाँ पे ये फ्लैट हो जाए कि जो उभार हैं वो ख़त्म हो जाए, ऐसे इस तरह के हाथ वीक हैं, तो फिर अमूमन सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो नाज़रीन, है तो एक बहुत आम सी बात कि पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब हाथ सुन्न हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को बहुत मेंटली वर्क करना पड़ता है कि उसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर से लेके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तक कि उसको क्या क्या बीमारियां पीछे हो सकती हैं, उसकी पोजीशन कैसी है, रात को भी तकिया कितना लेते हैं, मोबाइल कितना यूज़ करते हैं, टीवी कैसे देखते हैं, बेड पे कैसे सोते हैं, वहाँ से लेके काम क्या करते हैं, हाथ का इस्तेमाल कितना है, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद फिर टेस्ट करके उसे कंफर्म करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं कि शुगर तो नहीं है, विटामिन B12 का लेवल कितना है। तो ये सारे करने के बाद NCV टेस्ट के लिए फिर करते हैं, EMG NCV, वो टेस्ट करा के कंफर्मेशन करने के बाद और फिर ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे मेडिसिन है, ये पेन किलर हैं, प्रीगैबलिन है, रिटैरिक है, ये इस तरीके से मेडिसिन आप यूज़ करते हैं। और फिर फिजियोथेरेपी के लिए आप भेज देते हैं पेशेंट को। उसमें भी अगर नहीं होता है तो एंड स्टेज के सर्जरी कि एक डॉक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पेशेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर मैं एक चीज़ को इग्नोर कर दूं, मुझसे मिस हो जाए और दूसरा कोई डायग्नोस कर ले, कोई दूसरे से ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये मेरी इंसल्ट है। तो हम सब डॉक्टर्स के लिए यही मैसेज है कि हमारा पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी हर सिम्टम जो वो बता रहा है गौर से सुने और फिर देखें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से आपने कवर किया। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको इनवाइट करेंगे। नाजरीन, आज मेरा और आपका साथ इस शो में यहीं तक। नेक्स्ट शो में हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जान सकेंगे आप मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से जानते हैं इस शो में, और नेक्स्ट शो में हम किस हेल्थ इशू के हवाले से बात करेंगे ये तो नेक्स्ट शो में ही आपको पता चलेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर किसी हेल्थ इशू के हवाले से डिस्कशन चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी होस्ट इरम काशिफ को हेल्थ जोन विद डॉक्टर जानिब से